हैं जब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ अगर किसी की कंपेयर करनी होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, एसिड बेस थ्योरीज। एसिड बेस थ्योरी में जो हमारी फर्स्ट थ्योरी आती है वो क्या है हमारे पास, आरेनियस थ्योरी, ठीक है। तो आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किस तरह से एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आरेनियस थ्योरी में क्या होता है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनको क्या माना जाता है, H प्लस आयन डोनर। H प्लस आयन डोनर लाइक HCl है, H2SO4 है, वो क्या करते हैं, एसिड होंगे क्योंकि वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। आरएनएस थ्योरी में बेस किसको माना जाता है, जो हमारे OH माइनस आयन डोनेट करते हैं उनको हम क्या मानते हैं, बेस, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे NaOH है, KOH है, ये एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन डोनेट करेंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे, बेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आती है नेक्स्ट थ्योरी जिसको हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में क्या माना जाता है, जो H प्लस आयन डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, एसिड्स, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, वो क्या होंगे, बेस। यानी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में सिर्फ एक ही चीज है जिसको चेंज किया गया, उन्होंने कहा कि जो H प्लस आयन को गेन करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास NH3 है, उसकी रिएक्शन आपने HCl से करवा दी, तो क्या बनेगा, HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा NH3 को, और क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा और Cl माइनस बन जाएगा। तो आपको मिला NH4 प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ H प्लस आयन डोनेट किसने किया, HCl ने, तो HCl क्या हो गया हमारे पास, एसिड। और NH3 ने गेन किया तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया। H प्लस आयन गेन करने वाला बेस होगा, तो NH3 ने H प्लस आयन गेन किया तो वो बेस बन गया। अब जो हमारी ये ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी होती है, इसमें ये माना जाता है कि जो हमारे एसिड होते हैं वो जब अपना H प्लस आयन डोनेट कर देते हैं, तो डोनेट करने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे HCl है, HCl अगर H प्लस आयन डोनेट कर दे तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव आयन। तो हम कह सकते हैं कि जो Cl नेगेटिव आयन है ना, ये HCl का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। सेम ऐसे ही जो हमारा NH3 है, NH3 अगर H प्लस आयन गेन करेगा तो उसके बाद वो, ये NH3 था क्या, बेस, तो गेन करने के बाद वो क्या बना देगा, कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। तो यानी NH3 है, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन हुआ, NH4 प्लस। इसका मतलब एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यहां पे बताई जाती है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, वीक होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे Cl नेगेटिव और आपके पास आ गया एक I नेगेटिव, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, क्वेश्चन क्या आ जाता है, विच इज मोर बेसिक। तो आपको क्या करना है, चेक करना है ये कौन से एसिड से मिलकर बने हैं, किस एसिड से मिलकर बने हैं, या ये Cl माइनस I माइनस कौन से एसिड के कॉन्जुगेट बेस है। तो आप क्या करो, इनमें एक एक H ऐड कर दो, तो ये क्या मिल गया आपको, HCl, और दूसरा क्या हो गया आपके पास, HI। अब हमें पता है HCl और HI है ना, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, HI ज्यादा एसिडिक होता है। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, I माइनस, ये क्या होगा, फिर वीक होगा। क्लियर है, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे जैसे एक Cn नेगेटिव है और एक आपके पास Br नेगेटिव है, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो Cn नेगेटिव किससे मिला हमें, HCN से, जबकि Br कहाँ से मिला आपको, HBr से। तो HBr क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक। तो Br नेगेटिव है ना, वो वीक बेस है। क्लियर है। दूसरी स्टेटमेंट यहां पे जो दी जाती है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में, वो ये मानी जाती है, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप। जो बेस जितना वीक होता है वो उतना अच्छा क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक आपके पास आए ROH और एक आपसे आपके पास आए RCl, और मैं इन दोनों की ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाऊं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से OH को निकालना होगा, इसको लीव करवाना होगा OH को, करेक्ट, कैसे, एज अ OH नेगेटिव, और उसकी जगह पर कौन आगे जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल।
सेम ऐसे ही मुझे यहाँ से लीव करवाना होगा किसको, Cl नेगेटिव को, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये हो कि इन दोनों में से किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगी, बिना किसी कैटलिस्ट के होगी, है ना, ऐसा करके हम लोग पूछ सकते हैं। या इनडायरेक्टली हमसे डायरेक्टली ये कह दें कि OH और Cl इन दोनों में से कौन सा लिविंग ग्रुप बेटर है। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी लीव करेगा, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, दोनों के एसिड बना लेंगे, एक HCl बन गया और OH का कौन सा एसिड होगा, H2 हो गया, एक एक H ऐड करके। अब हमें देखना होगा HCl और H2O इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताइए, HCl ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इन दोनों कंपेयर करें तो जो इसका Cl नेगेटिव होगा, जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा। और हमने क्या पढ़ा है, वीकर द बेस, वीकर द स्ट्रोंगर द बेस, है ना, पुअर द लिविंग ग्रुप, या वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। क्लियर हो गया। इसका मतलब जो Cl है वो क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है। Cl हमारा क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। और OH माइनस क्या है, हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। क्लियर। ये सारी चीजें कहाँ से आती है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी से आती है। फिर हमारे पास आती है एक थ्योरी जिसको हम लोग लुईस थ्योरी कहते हैं, वो भी हमें एसिड बेस के बारे में बताती है। जब लुईस थ्योरी में डिफाइन किया जाता है तो वहाँ पे एसिड किसको माना जाता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा वो एसिड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है, एसिड बेस समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन गेन कर सकता है, या तो कोई कैटायन होगा वो गेन करेगा ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, या तो कैटायन गेन करेगा, है ना। या फिर कौन गेन कर सकता है, तो कैटायन गेन करेगा, या फिर कौन गेन कर सकता है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, इनके ऑक्टेट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में AlCl3, FeCl3, BF3 जो आते हैं वो आपके यूज होते हैं एज अ लुईस एसिड यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जैसे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, जब हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या फिर हम लोग ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना वो वेकेंट ऑर्बिटल होता है उनके पास कॉम्प्लेक्स में, तो वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। जो हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं ना हम लोग कॉम्प्लेक्स, उसमें सेंट्रल मेटल जो होती है वो लुईस एसिड होती है। उसके बाद SnF4, SF4, इन सब में क्या है, डी ऑर्बिटल होगा वेकेंट, उसकी वजह से ये क्या होंगे, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। या अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसमें मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड हो, तो मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड होने से क्या होता है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, O के पास चले गए, तो O पे नेगेटिव आ गया और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो कार्बन का जो एक ऑर्बिटल होता है वो वेकेंट हो जाता है, और उसकी वजह से फिर वो काम करता है किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। तो CO2 भी लुईस एसिड होता है, SO2 भी लुईस एसिड होता है, और ये CS2 है, ये भी क्या होता है, लुईस एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास बेस। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, या तो एनायन करेंगे या न्यूट्रल स्पीशीज कर सकती है जिनके पास क्या हो, लोन पेयर हो। जैसे Br नेगेटिव है तो Br नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, या न्यूट्रल स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे H2O है ना, NH3 है। हालांकि H2O जो है वो एसिड की तरह भी वर्क करता है और बेस एम्फोटेरिक होता है। NH3 आ गया, N के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। गॉट इट। तो तीन थ्योरीज हमें समझ में आई। इन शॉर्ट कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। आर्रेनियस थ्योरी, आर्रेनियस थ्योरी में एसिड किसको कहते हैं, जो H+ आयन डोनेट करता है। बेस किसको कहते हैं, जो OH- आयन डोनेट करता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड हो गया, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, वीक होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, बेटर, ये जो होता है आपका बेटर द बेस पुअर द लिविंग ग्रुप। ठीक है। लुईस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, वो लुईस एसिड होता है। क्लियर है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बाद हम आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो देखिए, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिनको हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, एटम। यानी सबसे पहले आपको एटम कंसीडर करना होता है। उसके बाद रेजोनेंस वाला फैक्टर लगाना होता है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद ऑर्बिटल, आफ्टर दैट स्टीरिक इफेक्ट,
फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, उसके बाद एरोमेटिसिटी। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं इनको हमें इन्हीं सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। यानी मैंने ये जो इफेक्ट्स बताए डोमिनेट कौन करता है उसके अकॉर्डिंग बताया है। जैसे मान लीजिए एक एटम वाला इफेक्ट लग रहा है, एक रेजोनेंस वाला लग रहा है, तो एटम वाला इफेक्ट क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। क्लियर है? तो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अगर हम इस सीक्वेंस को याद नहीं रख पाते तो आप ये मतलब अरी ओशदा करके आप इस सिनोनिम को याद रख लो, ARIOSHDA। क्लियर है? तो इस सिनोनिम से आपको मिल जाएगा, मतलब ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। इस ट्रिक को, निमोनिक को याद रख के आप याद रख सकते हैं कि किस सीक्वेंस में हमें याद रखना है, ठीक है। वन बाय वन हम लोग एक एक फैक्टर को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पहला फैक्टर देखिए, पहला फैक्टर हमने कौन सा मेंशन किया है यहाँ पे? एटम। एटम जो होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है? तो एटम, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा है कि एटम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो एटम होगा, जैसे सपोज अगर मेरे पास एक एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट है, जैसे मान लो एक O पे कभी H आ जाए, O के साथ H आ गया, एक अगर मैं S के साथ H लगा दूं, और मान लो मैं पूछ लूं कि दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा जिसका H जल्दी रिलीज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H को निकालेंगे, O पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, S पर से H को निकालेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। अब हमें ये देखना है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ से H जल्दी निकलेगा, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, जब भी हम किसी ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप के अंदर हमें क्या कंसीडर करना है? ग्रुप में हमें की फैक्टर कंसीडर करना है एटॉमिक साइज। जबकि पीरियड में कौन सा की फैक्टर होता है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी देखो यहाँ पे O के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आए ज़्यादा स्टेबल होगा, या S पे नेगेटिव चार्ज आए डाउनवर्ड जाते हैं तो साइज बढ़ता जाएगा। तो S का साइज क्या होता है? ज़्यादा होता है। और S का साइज अगर ज़्यादा है तो S जो होगा वो अपने आप पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा टाइम के लिए रख सकता है, उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिलेटिवली क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी S नेगेटिव क्या है? दैट इज मोर स्टेबल, इससे ज़्यादा स्टेबल है। किससे? O नेगेटिव से। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि SH जो होगा दैट इज मोर एसिडिक देन OH। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर ले कि एक हमारे पास है C2H5OH और एक हमारे पास आ जाता है C2H5SH, विच इज मोर एसिडिक, तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, C2H5SH इज मोर एसिडिक। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए, और पीरियड। पीरियड में क्या देखोगे? पीरियड में देखना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें एक आ गया हमारे पास OH और एक आ गया हमारे पास NH2, ठीक है, और हमसे पूछ लिया जाए कि OH और NH2 इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो देखिए अगर मैं OH का H रिमूव करूं और उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक तो, है ना। और दूसरा क्या है? NH का अगर H रिमूव करते हैं तो यहाँ N के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। हमें ये देखना है कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा देर तक अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रख सकता है। यानी अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या होगा? रिलेटिवली स्टेबल माना जा सकता है ना। तो NH और O, N और O दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो O नेगेटिव, ये क्या है? ज़्यादा ऑब्वियसली स्टेबल है। और ये ज़्यादा स्टेबल है तो O क्या करेगा? H को जल्दी रिलीज करेगा। O अगर H को जल्दी रिलीज करेगा तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है हमारा OH, ये क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, है ना, तो इनको कैसे चेक किया जाएगा? अगर हमसे पूछा जाए इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी वो तो क्या होंगी? बेस होंगी ना। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होंगी? बेस होंगी। तो बेस होने का मीनिंग क्या है? बेस होने का मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ेगा? उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो कॉन्जुगेट एसिड होंगे वो कौन कौन है? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव I। तो इसके आप कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? HI। इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? HBr। यहाँ पे कौन है? HCl। यहाँ पे कौन है? HF। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग चेक करते हैं। तो हमें पता है HI ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। क्लियर है ना। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। तो
इसका मतलब ये देखिए, अच्छा ये अगर हम देखें आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ जो आई है ना वो क्या आई है, एफ नेगेटिव जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें कंपेयर करोगे तो, क्योंकि उसका जो एसिड है ना एच एफ वो क्या होता है, वीक होता है। गॉट इट। इसके बाद देखिए हम एक सॉल्व एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताना है, कंपेयर द टू प्रोटॉन्स, है ना, दो प्रोटॉन्स हैं जो हमें क्लियरली दिए गए हैं, और हमें क्या देखना है, इन विच ऑफ दीज टू प्रोटॉन इज मोर एसिडिक। दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा एसिडिक है। एक प्रोटॉन किसके साथ ऐड है, ओ के साथ, और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे कार्बन के साथ। तो आपको क्या करना है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है ये चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, एच को रिमूव करो। जैसे आप एच को रिमूव करोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। वो देखो कि नेगेटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से एच को रिमूव किया तो यहाँ पे क्या आया, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब आपको सोचना है कि यार कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको भी चेक करने का तरीका मैंने समझाया। अगर एलिमेंट एक ही पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, अगर एक ही ग्रुप के हैं तो एटॉमिक साइज चेक करो। कार्बन एंड ऑक्सीजन दे बिलोंग टू सेम पीरियड, तो पीरियड में है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम कह सकते हैं यस, ये वाला जो प्रोटोन है ओ के साथ जो ज़्यादा जुड़ा हुआ प्रोटोन है दैट इज मोर, है ना, एसिडिक। ये क्या होगा, हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप लोग ट्राई कीजिए, अगर मैं यहाँ से H निकालता हूँ तो S पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H निकालता हूँ तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको सोचना है कि S या O दोनों में से किस पर नेगेटिव चार्ज आए ज़्यादा स्टेबल होगा, S पर, क्योंकि O और S एक ही ग्रुप के हैं तो साइज देखोगे, S का साइज ज़्यादा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा। यानी ये साइड जो होगी हमारी ज़्यादा, ये वाला प्रोटोन S के साथ लगा हुआ, सल्फर के साथ लगा हुआ प्रोटोन जो है वो क्या है, हमारा ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द टू प्रोटॉन शोन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, आइडेंटिफाई विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक। अगेन हमारे पास दो प्रोटॉन है, एक ये है और एक ये है, करेक्ट। तो फिर से हम देखते हैं, एक बार O पे नेगेटिव आएगा, एक पे N पे नेगेटिव आएगा, और दोनों क्या सेम पीरियड से हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे हम लोग। O पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है और N पे नेगेटिव चार्ज आता है और सेम पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक होगी। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, करेक्ट, और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा देर तक रह सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आंसर क्या आ गया, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है दैट इज मोर, है ना, एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जल्दी डोनेट किया जा सकता है। तो हमने अभी क्या देखा, हम रिपीट करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या देखा। हमने पहले एसिड बेस थ्योरीज को एक्सप्लेन किया, फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर हमने कंप्लीट कर दिया, दैट इज एटम। और हमें याद रखिएगा, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसी सीक्वेंस में ही रखनी है। ये जो सीक्वेंस है डोमिनेटिंग फैक्टर्स का सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे पहले एटम देखा जाता है, उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर ऑर्बिटल, फिर स्टीरिक इफेक्ट, आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस आता है, और सबसे लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, एरोमेटिसिटी देखते हैं। उसकी शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, ARIOSHDA, है ना। इसको आप, है ना, एरियोशदा करके याद रख लो तो ध्यान रहेगा, आपको निमोनिक हो गया कि किस सीक्वेंस में आपको रखना है। तो हमारा पहला फैक्टर कंप्लीट हो गया, एटम। एटम के बाद हमारा सेकंड फैक्टर क्या आता है, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस किस तरह से अफेक्ट करता है वो देखिए। रेजोनेंस का एक सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा चार्ज जो होता है, चार्ज केमिस्ट्री के अंदर जितना ज़्यादा डिस्पर्स हो सकता है वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, स्टेबल। चार्ज हर चीज़ को अनस्टेबल बनाता है केमिस्ट्री में। अब आप चार्ज को कम कर रहे हैं तो मतलब चीज़ों को स्टेबल कर रहे हैं, या चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं, इट मीन्स भी आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। तो चार्ज आपको डिस्पर्स करना है। अब चार्ज कैसे डिस्पर्स हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हो सकता है। चार्ज कम कैसे हो सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कम हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू कम हो सकता है। चार्ज अगर कम होगा तो चीज़ों की स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है कंपेयर द टू प्रोटॉन्स, है ना। दो प्रोटॉन है, हमें बताना है कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक है। तो फिर से मैं वही करूँगा, यहाँ पे जैसे H है इसको रिमूव किया, इस N पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर मैंने यहाँ से H को रिमूव किया तो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया।
ये वाला जो नाइट्रोजन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, देखो पाई बॉन्ड के, है ना। और अगर पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में चार्ज आता है देन दैट चार्ज कैन बी डिस्पर्स थ्रू रेजोनेंस, करेक्ट, वो डीलोकेलाइज हुआ करता है। इसका मतलब ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपेयर द टू प्रोटोन आइडेंटिफाइड बिलो, है ना। कौन सा प्रोटोन है हमारा जो है ज़्यादा एसिडिक होगा, एक ये प्रोटोन और एक ये प्रोटोन, दोनों में से कौन सा प्रोटोन ज़्यादा एसिडिक होगा सोचिए, है ना। ये वाला जो प्रोटोन है इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम नंबर 2, तो ये जो नंबर 1 वाला एच है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर ये निकला और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है, दैट्स वाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, देखिए विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक, हम इसको नंबरिंग डाल देते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये हमारा नंबर 1 है, मान लो ये नंबर 2 है, दोनों में से कौन सा प्रोटोन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है ना। यहाँ से H निकलेगा तो इस एन पे लोन पेयर आएंगे ये वाले, या नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। बट अगर यहाँ से H निकले तो इस पे नेगेटिव चार्ज आए, ये तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर हो गया, ये प्रोटोन हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। कंपेयर द टू प्रोटोन्स आइडेंटिफाइड, अगेन हमारे पास 2 प्रोटोन है, ठीक है, और कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकले तो वो क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है, दो दो जगह से कॉन्जुगेशन में आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है तो वो आपका कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, करेक्ट। तो दैट्स वाई ये जो है हमारा क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। और इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लो अगर किसी बेस की स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया जाए, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। मान लीजिए सपोज इसी तरह से हमारे पास आ गया और यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर लिया, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर लिया OH नेगेटिव, तो हमारे पास पूछा जा सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो वो एक एच को रिमूव करेगा, कौन से एच को रिमूव करेगा, यहीं से मैकेनिज्म की स्टार्टिंग होती है कि ये इस एच को रिमूव करेगा, बाकियों को नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपेयर द टू प्रोटॉन्स आइडेंटिफाइड, देखिए कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक लग रहा है आपको, यहाँ से आराम से देखिए, सोचिए, यहाँ से निकलता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकलता है यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। कंपेयर किया हमने तो दोनों में ही क्या है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में तो दोनों में ही आ गया, बट एटम देखें तो वो ऑक्सीजन पे है और वो कार्बन पे है, तो ऑक्सीजन क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट मीन्स ऑक्सीजन वाला जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं, इनकी क्या दी हुई है, पीके वैल्यू दी हुई है, और हमें पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। और जो pKa होता है वो क्या होता है, pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 के, यानी जिस स्पीशीज की Ka जितनी ज़्यादा होगी उसकी pKa उतनी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो Ka के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट pKa के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी pKa अगर ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, जैसे ये फिनोल हो गया, साइक्लोहेक्सेनोल हो गया, प्रोटोनेटेड एनिलीन हो गया, फिर प्रोटोनेटेड साइक्लोहेक्साइलामीन हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, कौन सी स्पीशीज है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक नजर आई, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, है ना। इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है, किसकी पीके कम है ना, फिनोल की पीके क्या कम है, देखो 10 आ रही है, तो कम है ना, तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। उसका रीज़न क्या है, जब हमने यहाँ से एच को रिमूव किया तो ओ पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है, जबकि यहाँ से एच को रिमूव करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा, दैट्स वाई फिनोल इज मोर एसिडिक। अब आ गया एक हमारे पास प्रोटोनेटेड एनिलीन है और एक हमारे पास प्रोटोनेटेड साइक्लोहेक्साइल एमाइन है। इन दोनों में से अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, बताइए कौन किसकी पीके, इसकी पीके जो है वो क्या है, कम है, तो ये जो एनिलीन है, प्रोटोनेटेड एनिलीन है ना, वो ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। क्लियर है, क्यों ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर मैं इसका H यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसका एक H रिमूव करता हूँ तो
तो इस पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में से आप एक H+ निकाल दोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे। इसी तरह इसका भी H निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ रहे हैं ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हो कि इसके जो लोन पेयर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। यानी ये अपना लोन पेयर जो है वो जल्दी से डोनेट नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई, यानी ये वीक बेस हो गया। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ही तो है ये। अगर ये खुद वीक बेस है तो इसका जो एसिड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है? ये प्रोटोनेटेड एनिलीन जो है वो क्या होती है? ज़्यादा एसिडिक होती है। किससे ज़्यादा एसिडिक होती है? प्रोटोनेटेड साइक्लोहेक्साइल एमाइन से। क्लियर हो गया? ये वाला फैक्टर क्लियर है। नेक्स्ट देखिए फैक्टर 3। तीसरा फैक्टर जो आता है हमारे पास कौन सा आता है कि हमारे पास कोई सब्सटीट्यूएंट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब सब्सटीट्यूएंट्स जो होते हैं उन सबका अपना अपना इफेक्ट होता है। किसी का +I होता है, किसी का क्या होता है? -I होता है ना। तो हमें क्या देखना होता है जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं? तो जैसे O, अगर मान लो O है हमारे पास, इसको हम देख रहे हैं तो H को रिमूव करेंगे और O के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम इसके साथ जो ग्रुप लगा रहे हैं वो ग्रुप कैसा है? अगर उस ग्रुप का -I इफेक्ट है या -R इफेक्ट है या -H हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो वो माइनस माइनस को क्या करता है? स्टेबल। माइनस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करते हैं। तो इसका मतलब वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। अगर प्लस वाले लगा दिए, +I +R +H वाले, तो फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। इसी को देखते हुए हम देखिए इन सब की पीके वैल्यू चेक करते हैं। 4.76, 2.86, 2.81 एंड 2.66। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे कम पीके किसकी आई? इसकी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने F ऐड किया, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br। करेक्ट। और तीनों का ही इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। F की इलेक्ट्रॉन और -I है तीनों का ही। तो -I होने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बेटर है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तीनों ही ग्रुप बढ़ा तो तीनों ही रहे हैं, बट तीनों में से F का इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं F होगा। तो उसके केस में क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। फिर Cl, फिर Br, फिर I। क्लियर है? ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ये है, एक ये है और ये है और ये है। अब इनमें हमने क्या किया? Br लिया। Br मतलब है तो -I वाला ही, करेक्ट। लेकिन हमने डिस्टेंस वाले फैक्टर को वो किया। हमने डिस्टेंस वाला फैक्टर कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग? आपका जो ग्रुप होता है -I हो चाहे +I हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। इनकी डिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगी तो इनका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे Br जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है हमारा? कहाँ लगा हुआ है ये Br? ये Br लगा हुआ है अल्फा पोजीशन पे, नज़दीक है ना यहाँ से O से। फिर Br हमने थोड़ा दूर कर दिया, बीटा पोजीशन पे लगा दिया। फिर Br हमने गामा पे, यानी इस O नेगेटिव से इस Br की डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये अल्फा वाला। फिर कौन होगा? बीटा। फिर ये, फिर ये, और यही ऑर्डर आ रहा है इसके अंदर। क्लियर है? यानी -I वाला ग्रुप जितना नज़दीक होगा ना ओके O नेगेटिव के, इसके O नेगेटिव के जितना नज़दीक होगा, उसका इफेक्ट भी उतना क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। चलिए, कंपेयर द टू प्रोटॉन शोन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक? कौन सा वाला प्रोटोन जो है वो ज़्यादा एसिडिक है? कौन कौन से दो प्रोटोन दिखाए हमें बताइए, है ना। कौन कौन से दो प्रोटॉन्स हैं जिनकी बात हो रही है? एक तो H आ रहा है यहाँ पे O के साथ वाला, और एक ये। तो कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है? फर्स्ट वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या लगे हुए हैं? दो फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं जिनका कौन सा इफेक्ट होता है? -I है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्कस करें, देखो एक प्रोटोन हमारे पास ये है और एक प्रोटोन ये है, दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? सेकेंड वाले में N के साथ क्या लगा हुआ है? CH3। यहाँ पे इस पे क्या जुड़ा हुआ है? N पे CH3। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? H। अब CH3 का कैसा इफेक्ट होता है? +I होता है। और +I तो मैंने क्या समझाया था? N के ऊपर जब ये निकल जाएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो +I तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा ना। प्लस इफेक्ट जो होते हैं माइनस के चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कौन सा वाला? ये वाला जो रहेगा वो क्या होगा? बेटर होगा। ठीक है, कंपेयर द टू प्रोटॉन्स। अब इनमें चेक कीजिए, एक यहाँ से H निकल सकता है क्या? नंबरिंग देता हूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब चेक कीजिए,
कौन सा वाला लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों है, उसका रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट यानी कि ये। तो आई थिंक आपको क्लियर होने लग गया ये, है ना? ये देखिए, कंपेयर द टू प्रोटॉन्स आइडेंटिफाइड बिलो। अब आपको बताना है, इसको मैं नंबरिंग देता हूँ, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। चेक कीजिए दोनों में से कौन सा, है ना? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों है, यहाँ पे एफ लगा हुआ है ना? फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट वाले का रीजन बताइए क्या था? यहाँ पे जो कार्बन है वो हमारा कितना डिग्री है ना? डिग्रीज, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। क्लियर है? तो जो 2 डिग्री कार्बन हुआ करता है, हाँ मतलब 3 डिग्री हो गया, बट इफेक्ट तो देखो, यहाँ सी एस थ्री आ गया, यहाँ सी एस थ्री आ गया, यहाँ पे सी एस थ्री आ गया, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला जो कार्बन होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और प्लस आई इफेक्ट तो क्या करता है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ओ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेबलाइज है। कहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा कम डिस्टेबलाइज है। आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है फैक्टर नंबर 4, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो फैक्टर 4 हमारा कौन सा होता है? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का क्या मीनिंग है? ऑर्बिटल्स का मीनिंग है, देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है एस, एक ऑर्बिटल होता है पी, करेक्ट? इसी तरह डी भी होते हैं, और एक क्या होते हैं, एफ। एस की जो शेप होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल। और पी की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इलोंगेटेड, है ना? डंबल शेप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो एस की शेप स्फेरिकल होती है। इसका मतलब एस ऑर्बिटल जो होता है ना, उसके एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस ऑर्बिटल के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। और एस ऑर्बिटल के क्लोज होने की वजह से एस ऑर्बिटल उन इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली क्या रख सकता है? पकड़ के रख सकता है, पिक करके रख सकता है। लेकिन पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो इलोंगेटेड शेप के होते हैं। तो वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होती है? ज़्यादा दूर होती है। तो पी ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम उनको क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड आता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, करेक्ट? तो इसका मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो उसको निकालना सबसे डिफिकल्ट होता है। फिर sp2 में से आसानी से निकलता है, sp3 से भी आसानी से निकलता है। इसी चीज़ को हम इस तरह से शो कर देते हैं कि s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, करेक्ट? तो ये जो चीज़, ये जो हम स्टेटमेंट देते हैं, अक्सर ये स्टेटमेंट आपने सुनी होगी कि एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके एस ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा क्लोज होंगे, और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहता है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे होते हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है। फिर sp2 में देखोगे तो कितना आएगा? 33.33% आएगा। sp3 में देखोगे तो 25% आएगा। तो s कैरेक्टर कम हो रहा है, मतलब p कैरेक्टर बढ़ रहा है। p इलोंगेटेड शेप के होते हैं, तो इलोंगेटेड शेप के होंगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पे होते हैं न्यूक्लियस के, तो निकालना आसान होता है, करेक्ट? इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसे कह देते हैं कि एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है। उसके पीछे का लॉजिक यही होता है, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हमारा ये है और एक ये है। ये नंबर 1 प्रोटॉन और ये नंबर 2 प्रोटॉन। विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक? कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा? ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो हमें समझ जाना होगा कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। डबल बॉन्डेड आ रहा है तो हमें समझ जाना होगा कि वो sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टीरिक नंबर निकाल के, जो सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या होता है? लोन पेयर होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा कार्बन है उसमें उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ज़्यादा देर तक पकड़ के रखेगा। तो इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, करेक्ट, तो वो नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो मीन्स आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया ये वाला 2 नंबर वाला, जो है हमारा प्रोटोन ज़्यादा एसिडिक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है?
यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब ये कंबाइंड जो 2-3 फैक्टर जितने बताए हैं सब पे कंबाइंड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए ये प्रोटॉन नंबर 1 है, ये प्रोटॉन नंबर 2 है, विच प्रोटोन इज मोर एसिडिक, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? ओ के साथ वाला, क्योंकि सबसे पहले तो हमें किसको देखना है, एटम्स को देखना है। रेजोनेंस वगैरह सब बाद में आता है, पहले हमें एटम को देखना है। तो एटम में ओ और कार्बन दोनों कंपेयर करेंगे तो ओ ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दैट्स वाई ओ पे नेगेटिव चार्ज आता है, दैट इज मोर स्टेबल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये आता है, देखिए इसको मैं नंबर 1 देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। अब दोनों में एटम तो सेम आ गए, कार्बन कार्बन है, तो फिर एटम के बाद क्या आता है आपका सेकंड, याद है ARI है ना, तो सेकंड क्या आता है RR मीन्स रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब देखिए यहाँ पे रेजोनेंस में मतलब कॉन्जुगेशन वाली बात आ जाती है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा है ना, वो तो कॉन्जुगेशन में आ रहा है दो दो जगह से, और यहाँ पे जो आ रहा है वो एक जगह से ही आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आ गया, ज़्यादा हो गया ना, एसिडिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ देखिए, अगर हम कहें है ना कि कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा एसिडिक होगा, ओ के साथ H लगा हुआ है, यहाँ पे ही लगा हुआ है, कौन सा ज़्यादा होगा? फर्स्ट। रीज़न क्या है उसका समझ में आ रहा है? फर्स्ट सबसे पहले क्या देखना, आपको एटम देखना है। अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है, जो मैं समझा रहा था आपको ना, एक रेजोनेंस आ गया, एक तरफ तो रेजोनेंस वाली बात आ जाती है, दूसरी तरफ एटम वाली बात आ जाती है। तो आपको कौन सी बात को प्रेफर करना है, एटम को, सबसे पहले एटम देखना है। ठीक है, तो एटम के अंदर आप देखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट। इसको देखिए, दो प्रोटॉन है हमारे पास, यहाँ से देखिए, ये इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, अब आइडेंटिफाई करो है ना कौन सा प्रोटॉन ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना डबल बॉन्ड के साथ, करेक्ट, और कॉन्जुगेशन में आ रहा है क्योंकि कार्बन एटम तो दोनों के सेम है ना, कार्बन कार्बन है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि कॉन्जुगेशन कहाँ मिल रहा है नेगेटिव चार्ज को, तो हमारा ये जो H होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आना चाहिए। ओ के साथ H है और एक हमारे पास सल्फर के साथ H है। सल्फर एटम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, एटम। सल्फर और ऑक्सीजन में हम क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो सल्फर का साइज बड़ा होता है, सल्फर का साइज बड़ा होगा, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हैंडल कर सकता है, उसको ज़्यादा क्या करेगा, स्प्रेड कर सके रख सकता है ना, एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ये वाला प्रोटोन, यानी इसको आप 1 कह दो, इसको 2 कह दो, मान लो 1 2 तो आप अपने हिसाब से लगा रहे हो, तो सल्फर के साथ जो H लगा हुआ है ना,